नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो 29 दिसंबर का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और अभी हम लोग साइंस के तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले कुछ बात हम करना चाहते हैं आप लोग से। पहला जो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैसेज में किया जा रहा है कि सर आप पीडीएफ कब देंगे। तो देखिए, पीडीएफ जो है ना, हम बनाए थे आप लोग को, तो बताए भी थे कि पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम मेरा जो ग्रुप है अब हम क्रिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम टेलीग्राम में दे देंगे। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन जो है अब हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में ही हम टेलीग्राम का जो लिंक है आप लोग को दे देंगे, ठीक है। वहाँ से आप लोग अब इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात कि देखिए, जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन खोजने में बहुत सारा मतलब समय लगता है। और जैसे कि हम लोग को इधर के आसपास के जो भी बच्चे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है वहाँ हम जाके तो उनसे पूछ लेते हैं, बट जब एग्ज़ाम नहीं रहता किसी बच्चे का इधर का तो दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग जिस किसी भी बच्चे का एग्ज़ाम होगा, प्लीज़ जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोग उसका जो क्वेश्चन है आप लोग साइंस का क्वेश्चन करके आप लोग चाहेंगे तो जीके जीएस का भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैथ का भी डाल सकते हैं, रीजनिंग का भी डाल सकते हैं। लेकिन बस मेंशन कर देना है कि किस दिन का आप लोग डाल रहे हैं, डेट मेंशन करना है और शिफ्ट वाइज आप लोग उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये डाल दीजिएगा ताकि हम लोग को भी खोजने में दिक्कत ना हो और हम आप लोग तक सही क्वेश्चन को लेके पहुंचा सके। देखिए, होता क्या ना कि नेट पे खोजने से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ गलत क्वेश्चन भी डाल देता है। जो होता है शैतान टाइप का बच्चा, थोड़ा वो गलत क्वेश्चन डाल देते हैं। अब अगर यही गलत क्वेश्चन हम आप लोग को बता दें तो क्या आप लोग क्या समझेंगे कि हम लोग बता दिए, हम बताइए आप लोग को, बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए आप लोग तक अगर 100% जो क्वेश्चन है इसी को अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग जो टेलीग्राम हम लिंक दे देंगे उस पर आप प्लीज़ उसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एक बच्चा है जो पूछा है कि सर जो आप क्वेश्चन बता रहे हैं क्या ये सही है। तो हम बता रहे हैं कि अभी तक जितना भी हम क्वेश्चन बताएं, देखिए जिस दिन का, जैसे कि 27 तारीख को हमको क्वेश्चन नहीं मिला, सिर्फ शिफ्ट 1 का मिला, 2 और 3 का नहीं मिला, तो हम नहीं डालें। मेरा शिफ्ट 1 का बना हुआ है लेकिन हम अभी तक नहीं डालें। शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का हम खोज रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी तक मिला नहीं। जैसे मिल जाएगा हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए एक बच्चा पूछा था कि सर आपका जो क्वेश्चन है क्या वो सही है। तो एकदम आप लोग आंख बंद करके अभी तक जो भी हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत, लेकिन बाकी सारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन 2 पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, सुने भी होंगे, घरों में यूज भी किए होंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर जो बनता है वो बनता है सिलेक्ट लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना, जिसको मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन गैस का अभिक्रिया पास करवाया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इसका रिएक्शन लिखा हुआ है कि जब हम लोग CaOH का ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, जिसको हम लोग सिलेक्ट लाइम या बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, पे जब हम लोग क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो बनता क्या, ब्लीचिंग पाउडर बनता है और पानी निकलता है, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ करते हैं तो आप लोग को पता होगा। ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज़ करते हैं वो कपड़ों और कागज़ में जो सफ़ेदी लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। कीटाणुओं को मारने के लिए देखेंगे कुआं में डाला जाता है या फिर नालियों में डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर को। खाने वाला जो पीने वाला पानी होता है उसको शुद्ध करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का, इसी तरह से स्विमिंग पूल में भी ब्लीचिंग पाउडर को डाला जाता है। और विभिन्न उद्योग जैसे कि कपड़ा उद्योग में, कागज़ उद्योग में, डिटर्जेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, चाल जो होता है ना वो कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि चाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, चाल स्थिर रहता है, लेकिन वेग में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, लगातार परिवर्तन होता है। ये देखिए कैसे, आप कोई वृत्ताकार पथ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो चाल का क्या होता है, चाल बराबर होता है तय की गई दूरी डिवाइडेड बाई समय, यही तो होता है। यानी कि आपने कितना डिस्टेंस तय किया, बस यही बताता है चाल। एक पर्टिकुलर समय दौरान आपने क्या डिस्टेंस तय किया उसी को बोला जाता है चाल, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर घूम रहा है, जैसे कि आप लोग देखेंगे मौत का कुआं देखेंगे, कुआं ये में मेला में आप लोग देखे होंगे, तो इस तरह से लकड़ी का बना हुआ रहता है, इसको समझिए जरा, ठीक है। और इस तरह से रहता है। अब यहाँ पे कोई अगर मान लेते कोई बाइक वाला घुमा रहा है इस तरह से या कार वाला, तो एक समान गति से चलता रहता है, तो यहाँ पे एक ही रूट वो बनाता है और उसी में चलता रहता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपना वो वेलोसिटी या फिर एक्सीलरेटर को कम करता है तो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। जब तक इसका एक वृत्ताकार समान, यहाँ पे लिख दिया कि कोई एक समान वृत्तीय गति से यानी कि समान चाल से जब चल रहा तो वो एक ही गति को, एक ही सर्कल बनाएगा, ठीक है। तो यही है कि इसमें जो है ना वेग जिसको बोलते हैं वेलोसिटी इसका तो समान रहता है,
ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो जाता है, उसका स्पीड रहता है वो समान रहता है। तो स्पीड तो समान रहेगा लेकिन वेलोसिटी चेंज होता है। और हम लोग बोले क्या कि तय की गई दूरी बटे समय होता है चाल का, लेकिन वेग में क्या होता है, वेग बराबर चाल बटे दिशा होता है। क्योंकि यहाँ देखिए ये तो चाल है, ये तो चल रहा है, ये तो चाल में चल रहा है एक समान चाल से, लेकिन जैसे ही अब यहाँ पे एक चाल से चला, क्या वेग बराबर क्या होता है, चाल प्लस दिशा डायरेक्शन। मान लेते हैं यहाँ पे ये एक पिंड है, यहाँ पे वस्तु है, अब ये चल रहा है इस तरह से, ठीक है, तो यानी कि ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह से, लेकिन ये चलना चाहेगा इधर, अब इसका तुरंत दिशा चेंज हो गया, अब ये इधर घूम गया। तो जैसे दिशा चेंज करेगा तो इसका वेलोसिटी में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, चाल में तो कोई असर नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज हो जाता है। इस चीज़ को जरा समझिए, इसको अच्छा जो इंसान जो होता है ना वो भी नहीं इसको समझ पाता है। इसको अगर आप समझ गए तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। चाल एक समान गति से चल रहा है, यानी कि तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय समय, यही होता है। इसमें कहीं दिशा पे नहीं आप लोग, ये बस जो दूरी को तय कर रहा है समय के साथ। लेकिन वेग क्या होता है, वेग होता है चाल और प्लस दिशा डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, वेलोसिटी इज द फंडामेंटल फिजिक्स कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव एंड इन व्हाट डायरेक्शन, कितना तेजी से वो चल रहा है और किस डायरेक्शन में। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जब सर्कुलर पाथ में चलता है तो वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि उसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट में चेंज होता रहता है, हर एक पॉइंट में इसका जो है ना वेलोसिटी चेंज होता है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड CuO तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में अभिक्रिया कराते हैं तो बनने वाला जो विलयन का रंग क्या होगा, रंग पूछा गया था। तो काला कॉपर ऑक्साइड को डाला गया है, ठीक है। तो जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो नीले रंग का जो होता है ना विलयन प्राप्त होता है। देख लीजिए यहाँ पे, जब CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड को H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करवाते हो तो CuSO4, ठीक है, बनता है और पानी निकलता है, और इसका जो ये जो कलर होता है वो होता है नीला रंग का, ठीक है। ये हो जाएगा, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि दिन में तारे दिखते नहीं, बस सिंपल सा बात है, ठीक है। अब हम बोले कि दिन में तारे दिखते नहीं तो आप लोग को मजाक लग रहा है, कॉन्सेप्ट यही है इसका। देखिए क्या होता है, रात को दिन में सूर्य के लाइट के कारण हम लोग को तारा दिखता नहीं तो वो चमकेगा या फिर टिमटिमाएगा, ये भी हम लोग को नहीं दिखता है। रीज़न क्या होता है कि जब रात हो जाता है तो सूर्य पृथ्वी के दूसरे तरफ हो जाता है, यानी कि पृथ्वी दूसरे तरफ हो जाता है सूर्य, ठीक है। तो होता क्या है कि उस समय हम लोग को सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली आता नहीं। अब रात को यहाँ पे आकाश में तारे हैं, जरा इसको समझिएगा, ठीक है। अब पृथ्वी ये है, यहाँ पे मान लीजिए कोई है, एक व्यक्ति, ये इसका आँख है, ये देख रहा है इधर, रात हो गया। अब चूंकि पृथ्वी ने कई सारे लेयर से बना होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक इसके एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर है। अब इस पर कई सारे लेयर हैं, ठीक है, कहीं पे ज़्यादा घनत्व है, कहीं पे कम घनत्व है। अब यहाँ से जो तारे का जो लाइट है यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ इससे टकरा है। अब इसका घनत्व थोड़ा ज़्यादा तो ये मुड़ गया, फिर इसका घनत्व ज़्यादा तो फिर इधर मुड़ गया, फिर इसका इधर, फिर इसका कुछ घनत्व, और उसके बाद हमारे आँख तक पहुँचता है। तो जब हमको दिखा जाएगा तो यहाँ पे जब चूँकि तारा है और तारा बहुत दूर में है, ठीक है, इस कारण से यहाँ जब ये पॉइंट रहेगा यहाँ पे तो ये हमको दिखेगा तारा यहाँ पे, लेकिन जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो हम लोग को लगेगा कि तारा यहाँ पे है। फिर जब इस पॉइंट पे आ जाएगा फिर हम लोग को लगेगा तारा यहाँ पे है, फिर इस पॉइंट पे जब आ जाएगा तो लगेगा कि हम लोग को तारा यहाँ पे है इसका लाइट के अनुसार, ठीक है। तो इस कारण से लगता है कभी तारा यहाँ इधर 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 ऐसे 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 हम लोग को वो क्या होता है, ब्लिंक करते हुए नजर आता है, यानी कि टिमटिमाते हुए नजर आता है। यही कारण आता है किस चीज़ का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन का ये कारण होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आप लोग को ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रीढ़ की हड्डी बोलो, स्पाइनल कॉर्ड बोलो या फिर मेरुरज्जु बोल लो, ठीक है, इसके कारण होता है, ठीक है। अच्छा, हम लोग के शरीर में कई सारी क्रियाएं होते हैं, हर को जो कंट्रोल करता है, कहाँ से कंट्रोल होता है इसके बारे में आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है इस तरह से। तो मस्तिष्क के द्वारा जो नियंत्रित किया जाता है, तो सबसे पहले मस्तिष्क का 3 भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं प्रमस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। देखिए एक सेरेबेलम होता है, एक सेरेब्रम होता है, ये वाला फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं, एक होता है सेरेबेलम। तो हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सेरेब्रम को पहले देखते हैं हम लोग। ये नियंत्रित क्या करता है, सोचने समझने का, याददाश्त को, सीखना, इच्छा शक्ति, भावना, इन सबको जो सोचने समझने से रिलेटेड है उन सबको नियंत्रित करता है कौन सा, सेरेब्रम। उसके बाद आता है सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या करता है कि यह शरीर को संतुलित और मांसपेशियों का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करता है। ये नियंत्रित क्या करता है, शरीर का संतुलन करेगा, चलना दौड़ना, मांसपेशियों की सटीक गति, ठीक है। ये सब, जैसे कि कोई इंसान जब दारू पी लेता है ना तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ करता है, तो सेरेबेलम में करता है। जैसे दारू पीता है तो उसका देखना कि हाथ कहीं कुछ पकड़ाओगे तो कहीं दूसरी जगह जाएगा, या फिर जब रोड पे चलेगा तो इधर उधर उसका टांगे लड़खड़ाएगा, गिरेगा। रीज़न क्या होता है कि सेरेबेलम में उसका सबसे ज़्यादा असर होता है। यही शरीर का संतुलन करता है, चलना दौड़ना और मांसपेशियों का भी कोऑर्डिनेट करता है यही, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है मेडुला ऑब्लंगाटा, तीसरा पार्ट।
मेडुला ऑब्लंगाटा ये क्या करता है, इसमें जो है ना अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि वॉलेंटरी क्या होता है, जैसे कि हम गिलास को पकड़े अपने इच्छा के अनुसार पकड़ लिए, ठीक है, तो ये हो गया वॉलेंटरी। हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो, वो वॉलेंटरी। हम अपने इच्छा के अगेंस्ट, जैसे दिल का धड़कना, क्या इसको हम रोक सकते हैं? नहीं, ठीक है। रात को जब हम सोते हैं तो सांस को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि उस समय सोया हुआ रहता है। तो दिल का धड़कना, श्वास, श्वसन दोनों ही क्रियाएं होता है। देखना इसमें ऐच्छिक और अनैच्छिक यानी कि इनवॉलेंटरी और वॉलेंटरी दोनों ही होता है। दिन के समय हम सांस को रोक सकते हैं, आप रोक सकते हैं 1 मिनट, 30 सेकंड, 10 सेकंड, कितना भी रोक सकते हैं आप अपने हिसाब से रोक के और फिर छोड़ सकते हैं। तो ये दिन के समय ये क्या होता है ना, वॉलेंटरी हो जाता है, लेकिन रात के समय जब हम लोग सो जाते हैं तो फिर इनवॉलेंटरी हो जाता है। तो श्वसन दोनों ही होता है। फिर रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर को रोक नहीं सकते हैं या फिर अपने अनुसार हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है। जो फिर निगलना, खांसना, छींकना, ये सब अनैच्छिक इनवॉलेंटरी क्रियाएं होती हैं और इसको कंट्रोल करता कौन? मेडुला ऑब्लंगाटा। चलिए अगला क्वेश्चन है, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f दे रखा है, इसके बीच में क्या संबंध है? तो आप लोग को पता होगा कि r बराबर या तो r बराबर दे देगा या फिर f बराबर दे देगा या फिर f बराबर दे देगा, दोनों में से कोई। तो r बराबर क्या होता है? 2f। तो f बराबर नहीं निकल जाएगा, f बराबर कर देंगे तो 2 को इधर ले आओ, तो f बराबर क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। तो दोनों याद रख लो, अगर f दिया रहेगा तो r/2 हो जाएगा और r दिया रहेगा तो 2f हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग को दिया होगा ऑप्शन में उसको आप लोग करना था, ठीक है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य का एसआई मात्रक। यहाँ पे देखिए बल का नहीं, यहाँ पे कार्य का यानी कि वर्क डन का एसआई मात्रक पूछा गया है। और वर्क डन बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर। न्यूटन मीटर या तो इसका आंसर हो जाएगा या तो फिर इसी का हो जाएगा जूल। न्यूटन मीटर बोल लो या फिर जूल बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। क्योंकि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि दूरी कुछ खिसकता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो उसका हो जाएगा मीटर। तो न्यूटन मीटर या तो बोलो या फिर आप लोग बोल दो जूल, दोनों ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन की व्याख्या कैसे की गई थी? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो व्याख्या आपका ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, ठीक है। तो पूरी तरह से कण प्रकृति, पूरी तरह से तरंग प्रकृति, दोनों कण और तरंग, या तो ना तो तरंग और ना तो कण। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में जो है ना, बोर का यही तो लिमिटेशन था कि इसने ये नहीं समझा पाया कि इसमें तरंग और वेव दोनों होता है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ था किसमें? पूरी तरह से कण प्रकृति पे था, ना कि वेव प्रकृति पे, ठीक है। तो ये पूरी तरह से कण प्रकृति। इसके बाद डी ब्रोगली आया, जिसने बताया कि इसने बोला कि भाई देख तुम्हारा जो है ना ये जो मॉडल जो तुम दिया है इसमें, उस पर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है, वेव नेचर प्रूव नहीं कर पा रहा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस कारण से इसका ये बहुत बड़ा डिमेरिट माना गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कण प्रकृति का था, ना कि वेव प्रकृति का। तो इसका एक ही आंसर हो जाएगा, पूरी तरह से कण प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु कार्बोनेट, जब एक कोई धातु का, एक क्वेश्चन कितना बार पूछा है आप लोग के एग्जाम में, इसी साल, ठीक है। कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनाता है? तो धातु कार्बोनेट कोई सा भी ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कैल्शियम कार्बोनेट, और फिर जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड H2O निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो क्या निकलेगा? नमक, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और नमक, ठीक है। नमक क्या कहने का मतलब यहाँ क्षार है, ठीक है, क्षार, और ये क्षार है, सी कैल्शियम क्लोराइड क्या है? एक क्षार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक कोशिकीय के जीव जैसे अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो देखिए ये जो होता है ना, इसका शारीरिक जो संरचना होता है ये निरंतर चेंज होते रहता है, ठीक है, निरंतर बदलते रहता है। होता क्या है देखना, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसके शारीरिक संरचना मुख्य रूप से एक लचीला कोशिका झिल्ली जैसे कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, एक बड़ा केंद्रक न्यूक्लियस और उंगली जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। ये देखिए सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग एक अमीबा का पिक्चर बनाते हैं तो देखो ये अमीबा का ना कोई फिक्स इसका नहीं रहता शरीर, इस तरह से भी रहेगा, गोल भी रहेगा, इस तरह से लंबा भी हो जाएगा, और जब वो भोजन पकड़ता है ना तो सूडोपोडिया को निकालता है, अपना सूडोपोडिया बना लेता है अपने ही शरीर से, इस तरह से एक सिंग जैसा 2 को बना लेगा, इस तरह से, इस तरह। और ये अब यहाँ पे भोजन जब आ जाता है इसके अंदर में तो फिर ये इसको बंद कर लेता है, इसको अंदर खींच लेता है, तो ये हो जाता है अमीबा का, ठीक है, बनाती जो चलने, इसको सूडोपोडिया के द्वारा ही चलता भी है, इस तरह से सूडोपोडिया बना के चलता भी है और प्लस भोजन पकड़ने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है सूडोपोडिया का क्या क्या काम है? तो चलेगा, अभी भोजन भी पकड़ेगा, जो चलने भोजन पकड़ने में मदद करता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, संकुचित रिक्तिकाएं जिसको बोलते हैं कॉन्ट्राक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, जैसे अन्य कोशिकांग भी होते हैं। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताया गया था, इसका जो स्ट्रक्चर है वो निरंतर बदलते रहता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कहाँ सबसे ज़्यादा होता था? हम बताए थे, एक पूरा चार्ट बना के इसको बताए थे कि पृथ्वी के सतह में देखिए क्या होता है। ये रहा पृथ्वी पे, यहाँ रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल, ठीक है, ये रहा इक्वेटर। तो जब पृथ्वी के इक्वेटर की बात करता है तो यहाँ पे जो ना जी का मान सबसे कम होता है, जी का मान इक्वेटर पे यहाँ पे मिनिमम होता है।
सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो पोल पे होगा, नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे। मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल पे। मिनिमम कहाँ पे होता है? इक्वेटर पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, जब पृथ्वी के सतह से हम लोग ऊपर के जाते हैं तो जी का मान घटता है, जी का मान घटता है। पृथ्वी के सतह के से जब इसके अंदर यानी कि पृथ्वी के अंदर कोर की ओर जाएंगे ना तो भी जी का मान घटेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो जी का मान यहाँ पे जीरो हो जाता है। कहाँ पे? पृथ्वी के सेंटर पे यानी कि कोर पे जी का मान कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यही वाला बताया गया कि जी का मान मैक्सिमम कहाँ होगा? तो पोल में, ध्रुव में होगा। पृथ्वी क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो ध्रुव से चपटा होता है। ठीक है, ध्रुवों पर त्रिज्या कम होती है, यानी कि केंद्र परासारी बल जो होता है वो शून्य हो जाता है वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन, लुईस डी ब्रोगली अभी बताए थे डी ब्रोगली के बारे में कि सिद्धांत के अनुसार कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं? तो अभी बताए थे कण नेचर और वेव नेचर, यानी कि कण और वेव दोनों नेचर एक साथ पाए जाते हैं, यानी कि तरंग वेव नेचर और कण यानी कि पार्टिकल नेचर दोनों ही पाया जाता है। इसे तरंग कण द्वैधता यानी कि वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। प्रकाश जो होता है ना वो तरंग और कण दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन भी कण और तरंग दोनों प्रकृति का होता है। प्रकाश भी ड्यूअल नेचर का होता है और इलेक्ट्रॉन भी ड्यूअल नेचर का होता है, यानी कि वेव और पार्टिकल नेचर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है इस तरह कान में और ये इस तरह से रहता है, तो इसको बोला जाता है स्टेथोस्कोप। ठीक है, स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अच्छा, स्टेथोस्कोप जो होता है उससे क्या सुनता है? हृदय का धड़कन को सुना जाता है, फेफड़ा में सुना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पेट वेट सब चीज़ में इसको देखा जाता है। तो ये क्या देखता है? साउंड को सुनता है। साउंड से बताता है कि बीमार है या नहीं है। तो ध्वनि के बहु परावर्तन यानी कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? स्टेथोस्कोप। नाली, देखो ये नाली के अंदर, नाली नुमा स्ट्रक्चर होता है, नाली के अंदर ध्वनि बार बार परावर्तित होती है, इससे ध्वनि तीव्र और लाउड होकर के कान तक पहुंचता है। एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या किसके बराबर होता है? आप लोग को पता होगा कि द्रव्यमान संख्या मास नंबर के यानी कि एटॉमिक मास के बराबर होता है, और अगर सिर्फ प्रोटोनों की संख्या को बोलेगा तो ये एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? देखो, जब एक तार होता है, कंडक्टर तार, जिसमें कि धारा बह रहा हो, करंट जा रहा हो, मान लेते हैं धारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, और अगर हम अपने दाहिने हाथ को अंगूठे को इस तरफ रखें और बाकी उंगलियों को इस तरह मोड़ के इसको पकड़ लिए, ठीक है, तो क्या बताया गया? ये जो होता है ना, ये करंट को बताया, यानी कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे क्या बताएगा? प्रेरित धारा यानी कि इंड्यूस्ड करंट की दिशा को बताता है ये। ठीक है, तो राइट हैंड रूल क्या बताता है? इंड्यूस्ड करंट यानी कि प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, जो कि हम लोग को अंगूठा, दाहिने हाथ के अंगूठा के बराबर होता है। और मुड़ी हुई उंगलियां जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। ठीक है, यानी हम विद्युत, और ये कहाँ पे लागू होता है? तो जनरेटर पे लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। पहला कथन बोला गया है, लड़कों की तुलना में यौनारंभ यानी कि पुबर्टी जो होता है, यौनारंभ जो होता है यानी कि उसका जो एडल्टिनेशन जिसको बोलते हैं वो जल्दी आता है, लेकिन लड़कों में इस दौरान शारीरिक वृद्धि ज़्यादा होती है। बिल्कुल ये सही है। देखिए, लड़कियों में होता क्या ना कि यौनारंभ जो होता है इसका जो शुरुआत हो जाता है बहुत जल्दी, लेकिन इसी दौरान में जब ये प्यूबर्टी लेवल में आती है तो उसी समय लड़कों में शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, यानी कि इसका लंबाई ज़्यादा बढ़ेगा, जबकि लड़कियों में इसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसमें वृद्धि पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर, जबकि लड़कों में उस समय इसका सेक्सुअल ऑर्गन में वृद्धि ना होकर के इसके लंबाई चौड़ाई में विकास होता है। जबकि अब बात कर लेते हैं दूसरा में, लड़के और लड़कियों दोनों सामान्यतः 18 से 20 वर्ष की आयु में अपने अधिकतम ऊंचाई और शारीरिक वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, लड़कियों का कम होता है, 16 से ही स्टार्ट हो जाता है, 14 से 16 के बीच में ही, या फिर इससे भी कम में स्टार्ट हो जाता है, जबकि लड़कों का 18 से 20 चलता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन, ये भी और ये भी, एक मिनट, ये कथन गलत है, दूसरा नंबर का गलत है, क्योंकि लड़कियों में ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो पहला तो सही है और दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो कथन एक सही है और कथन दूसरा गलत है। देख लीजिए, इसका यहाँ पे बारे में भी बताया गया कि लड़कियों में यौनारंभ सामान्यतः पहले 10 से 12 वर्ष हो जाता है, जबकि लड़कों में यह लगभग 12 से 14 वर्ष तक चला जाता है। लड़कियों में प्रायः 16 से 18 वर्ष तक इसकी जो अधिकतम लंबाई ऊंचाई जो है ना बढ़ता है, जबकि लड़कों में यह 18 से 21 वर्ष तक या फिर 18 से 20 वर्ष तक चलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोल्जी बॉडी को कोशिका के भीतर इसके महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और डिस्पैच के लिए इसे और भी किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। इवेपोरेशन पे दिया गया था, पहला कथन था कि सतत
सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाता है। बिल्कुल, एक गिलास में पानी रख दो और एक थाली में रखो, थाली वाला पानी जल्दी उड़ जाता है, गिलास वाला कम उड़ता है, धीरे धीरे उड़ता है। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया है ना, इसको ज़्यादा मिल गया। ठीक है, तो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये तो सही है। दूसरा में क्या बोला, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होना मुख्य रूप से हवा से कपड़े सुखाने के लिए होता है। देखिए, अगर कोई कपड़ा को आप निचोड़ के और वैसे ही रख दो, निचोड़ के बिल्कुल उसको खोलना नहीं, ऐसे रख देना। अब एक कपड़ा है जिसको निचोड़ने के बाद उसको फैला दो और फिर सुखाओ, तो कौन वाला जल्दी सूखेगा? जो कपड़ा फैला हुआ है वो जल्दी सूखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। ठीक है, यही वाला यहाँ पे बोला गया, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर रूप से हवा में जो कपड़े सूखता है ना वो जल्दी सूख जाता है, सूखने के लिए होता है। ये भी सही है। ठीक है, तीसरा वाला में देखिए, वाष्पीकरण का उपयोग करके कपड़े के सिलवटे सही करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही। क्यों कहीं? देखिए, जब आप आयरन करते हैं तो पानी का छींटा मारते हैं, उससे क्या होता है ना, जो भी आप लोग को जो कपड़े में जो सिलवटे पड़ा है वो एकदम स्ट्रेट हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से समतल हो जाता है। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे वाष्पीकरण के कारण जो सिलवटे हैं ना वो ठीक हो जाता है। तो ये तीनों ही जो कथन है वो सही है। आप लोग जो भी बच्चा तीनों को यहाँ पे देखिए, इसके बारे में एक बताया गया भी, आप लोग इसको एक बार देख लेना अच्छा से। ग्रास नली यानी कि जो खाने वाला नली जिससे हम लोग खाना खाते हैं, ग्रास नली जिसको हम लोग इसोफेगस कहा जाता है। ठीक है, मुख्यतः किस प्रकार के ऊतक से बनी होती है? तो देखो, इसोफेगस जो होता है ना, ये चिकनी स्मूथ मसल्स टिश्यू से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी आहार नाल तो होता है, ये पेट के जो अंदर में आंत होता है वो भी बनता है। रक्त की वाहिनियाँ, नसें जो होती है और जो आर्टरी होता है ये भी चिकनी मसल से बनता है। मूत्राशय हो गया, गर्भाशय हो गया, ब्रोंकाई फेफड़ा जिसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस नली जिसको बोलते हैं, वो भी बनता है। आँख की पुतलिया हो गया, त्वचा हो गया, ये सब किससे बनता है? ये सब बनता है स्मूथ मसल्स टिश्यू से बना हुआ होता है। ये जितना भी एग्जाम्पल दिए हैं इस सबको आप लोग याद रख लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर में वस्तु के समान आकार के प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो कनकेव मिरर के बात किया गया, यानी कि अवतल दर्पण की बात किया गया, तो अवतल दर्पण बना दो। तो अवतल दर्पण में हम लोग जितने बार देखें कि कहाँ पे रखा जाता है, तो जब देखो इसको हम पूरा ही बता दे रहे हैं। ठीक है, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब वस्तु अनंत पे रखा है, अनंत पे, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो बनेगा कहाँ पे? अनंत पे रखा तो बनता है फोकस पे, और एकदम बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, और कहाँ कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। अब जब अनंत और इसके बीच में कहीं भी बनता है, रखा जाता है, तो क्या होता है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी इमेज बनेगा, लेकिन जो वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। अब जब हम लोग वस्तु को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, वस्तु के ही आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, एक कंडीशन आता है, जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो ये बनता है दर्पण के बाहर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन बनता है। वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। यहाँ पे आभासी बन जाता है, बाकी सब में वास्तविक बनता है क्योंकि ये दर्पण के सामने रहता है। तो ये सब बता दिए हम। तो यहाँ पे देख लो, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। समस्थानिक यानी कि आइसोटोप में कौन कौन से घटक समान होते हैं? तो आइसोटोप में आप लोग को बताया है कितने बार, आइसोटोप, आइसोबार, ठीक है, आइसोटोन, ये सब हम बता चुके हैं। तो जो आइसोटोप में होता है इसमें प्रोटोनों की संख्या, या तो प्रोटोनों की संख्या बोल लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल लो, या फिर एटॉमिक नंबर बोल लो, ये तीनों ही समान होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें अलग होता है, बाकी इसमें प्रोटोनों की संख्या बोल लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोल लो, एटॉमिक नंबर, प्रोटोनों की संख्या को ही तो एटॉमिक नंबर बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोल दो, सब इसमें समान होता है। ठीक है, चलिए, एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। यहाँ पे लिख भी दिए, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। चलो, फसलों को प्रभावित करने वाले अजैविक घटक कौन से होते हैं? यहाँ पे पूछा गया था अजैविक। इससे पहले जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो मतलब पूछा गया था क्वेश्चन, उसमें था जैविक घटक, जैविक घटक था। इस बार पूछ दिया अजैविक घटक। तो अजैविक घटक में आप लोग का ऑप्शन में देखो ना, इसी में से कोई एक दिया होगा। ठीक है, इसी में से या तो तापमान होगा, या तो पानी होगा, प्रकाश होगा, मिट्टी होगा, वायु होगा, या फिर आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी होगा। इन्हीं में से कोई एक रहा होगा, बाकी तीन को जैविक घटक होगा। ठीक है, तो इसी में से कोई एक था, आपको टिक करना था, इसलिए हम सब लिख दिए कि नेक्स्ट अगर पूछेगा तो आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है जैविक घटक। देखिए, जैविक घटक के बारे में भी हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। तो खरपतवार हो गया जैविक घटक, जो जीव जंतु से के द्वारा नुकसान होता है, और जो अजैविक जो जो वायुमंडल या फिर प्रकृति के द्वारा जो होता है, तो जैसे कि खरपतवार हो गया, कीट हो गया, रोगजनक बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, फिर वायरस हो गया, अन्य जीव जैसे कि पक्षी हो गया, चूहा हो गया, आदि हो गया, इस सबसे होता है। तो ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रासायनिक संयोजन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। अच्छा, संयोजन रिएक्शन है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन सी चीज़ पालन नहीं करता है? देखिए, एक रासायनिक संयोजन जो होता है उसको बोला गया कि इसमें जो कौन सा चीज़ होता है जो पालन नहीं करता है। इस क्वेश्चन को हमको दो तरीका से मिला है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना कि आप लोग क्वेश्चन भेजा कीजिए। अब हमको खोजते हैं ना तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी मिल जाता है, तो ये हम नहीं चाहते कि आप लोग को गलत क्वेश्चन जाए आप लोग तक। इसलिए हम लिंक इस बार अब हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और कॉमेंट सेक्शन में भी दे देंगे, टेलीग्राम का लिंक। ठीक है,
टेलीग्राम का लिंक हम कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जो क्वेश्चन जिस किसी के बच्चे का होगा आप लोग प्लीज़ वहाँ पे लिख दीजिएगा, मेंशन करिए डेट और शिफ्ट वाइज करके। चलिए देखिए, रासायनिक संयोजन एक इस तरह से मिला था कि रासायनिक संयोजन का नियम लॉ ऑफ केमिकल कम्बिशन कौन सी चीज़ पालन नहीं करता है। दूसरा जो क्वेश्चन हमको मिला था सेम क्वेश्चन, इसी को बोला गया था निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ या फिर यौगिक रासायनिक समीकरणों के मूलभूत नियमों यानी कि द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात के नियम को पालन नहीं करता है। तो दोनों ही हम बता दे रहे हैं, आप लोग को जो भी आया होगा आप लोग देख लेना यहाँ से। तो पहला है रासायनिक संयोजन का नियम कौन पालन नहीं करता, तो जो कि भौतिक परिवर्तन, जो भी फिजिकल चेंज होता है और मिश्रण, जैसे कि मिक्सचर में भौतिक परिवर्तन ही तो होता है ना, ये सब मिक्सचर रासायनिक संयोजन के नियमों को पालन नहीं करता है, क्योंकि इसमें कोई नया रासायनिक यौगिक नहीं बनता, सिर्फ इसमें मिक्स हो जाता है एक दूसरे के साथ। जैसे भौतिक परिवर्तन में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब बर्फ का गल जाना, पानी बन गया, फिर पानी को बर्फ बना दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मिश्रण में बालू और चीनी को या फिर मिला दो तो बालू अलग हो जाएगा, चीनी अलग हो जाएगा। अब इसी तरह चीनी पानी को और तेल को मिला दो, अब वहाँ से तेल और पानी को फिर अलग कर सकते, कोई इसमें रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये वाला बोला गया इसमें। दूसरा जो पूछा गया था इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यौगिक रासायनिक समीकरणों का मूलभूत नियमों यानी कि द्रव्यमान संरक्षण निश्चित अनुपात का पालन नहीं करता है, ठीक है, ये नहीं पालन करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो रेडियो एक्टिव जितने भी एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, पोलेनियम हो गया, ठीक है, ये सब जो होता है ये इसका पालन नहीं करता। फिर इसमें एक आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक यौगिक। ये क्या होता है, कुछ ठोस अवस्था में यौगिक होते हैं जैसे कि आयरन ऑक्साइड, जहाँ परमाणु का अनुपात निश्चित नहीं रहता है, ये भी पालन नहीं करता है। फिर एक दूसरा आता है काल्पनिक या जटिल अभिक्रियाएं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इससे भी नहीं, इसमें ये भी नहीं पालन करता है। अगर संक्षिप्त में अगर इस चीज़ को सब चीज़ को बोला जाए जितना भी अभी तक इस जो क्वेश्चन में के अनुसार, तो जो होता है वह पदार्थ या अभिक्रिया जो द्रव्यमान संरक्षण यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या निश्चित अनुपात के नियम लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन का पालन नहीं करता है, वह रासायनिक समीकरण का नियम को पालन नहीं करेगा। सिंपल से आप लोग जान लो ये वाला, ठीक है। अब देख लेना कि आप लोग ऑप्शन में क्या दिया था, क्योंकि हमको ऑप्शन मिला नहीं, क्वेश्चन ही ढंग से नहीं मिला तो ऑप्शन क्या मिलेगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की थैलानुमा संरचना को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी का जो थैलानुमा संरचना स्ट्रक्चर होता है जिसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है, तो जो गोल्जी बॉडी में देखना एक इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, फिर एक इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, फिर एक इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बना हुआ, तो इसी को बोला जाता है सिस्टर्नी। ये जो होता है ना, ये मुड़ा हुआ रहता है पार्ट, उसको सिस्टर्नी कहा जाता है, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी की संरचना क्या होता है, तो सिस्टर्नी तो हम लोग समझ में आ गया, चपटा होता है, झिल्लीनुमा थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। फिर एक होता है गोल्जी स्टॉक। अब कई सारे जो सिस्टर्नी इस तरह रखा होता है, इस तरह एक के ऊपर एक, इसको बोला जाता है गोल्जी स्टॉक, ठीक है। फिर एक होता है पुटिकाएँ, जो गोल्जी बॉडी के जो साइड में, जो सिस्टर्नी के साइड में किनारे में छोटे छोटे झिल्ली पुटिकाएँ होती है, इसको बोला जाता है पुटिकाएँ, ठीक है। उसके बाद इसका जो फंक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, इसको मॉडिफिकेशन का किया जाता है। ये क्या किसको मॉडिफिकेशन करता है, तो प्रोटीन और लिपिड को करता है, मेनली प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफिकेशन करता है, उसका छटाई करता है, पैकेजिंग करता है, ठीक है, ताकि वह कोशिकाओं के विभिन्न स्थानों तक पहुँच सके, जिसको जहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो गति करता है उसका धारा होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है, याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो धारा होता है उसका होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस चीज़ को याद रखना। अगर बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इस पर, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। और जहाँ भी धारा की बात कर दिया जाए, प्रवाह की बात कर दिया, धारा के प्रवाह क्या हो, तो उसको पॉजिटिव टू नेगेटिव ले लेना आप लोग, ठीक है, बस यही करना है। चलिए नेक्स्ट है अंतर आणविक बल यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर ठोस द्रव और गैस को सजाना आप लोग को था। तो ठोस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना वो ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि ठोस के जो कण होता है, एटम होता है, वो एकदम सामने सामने होता है, एकदम सामने सामने होता है, उसके बीच में स्पेस नहीं होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, जिस कारण से जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठोस को गर्म करने पर उसकी ऊर्जा कैसे रूपांतरित होता है। देखो जब हम ठोस को गर्म करते हैं तो उसके बीच में जो एटम होते हैं उस पर ऊर्जा, जो हीट एनर्जी मिलता है उससे काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न होता है, ठीक है। ये काइनेटिक ठोस गर्म करने पे उसमें ऊर्जा मुख्य रूप से कण की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन हो जाता है। ये आपस में इस तरह से टकराने लगता है, और जैसे जैसे गर्म करते हैं ये धीरे धीरे लिक्विड में होने लगता है, यानी कि इसके बीच में जो होता है ना इंटरमोलिकुलर जो फोर्स कमजोर होने लगता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ने लगता है। फिर ये लिक्विड में हो जाएगा, लिक्विड को फिर और गर्म करेगा तो गैस बन जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल पूछा गया था आप लोग से कि 20 kg द्रव्यमान वाले वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है।
तो उसका अंतिम वेग क्या होगा, तो जब गिरा रहे थे तो तब तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यू बराबर 0 होगा। अब भी को हमको पूछा गया कि भी क्या हो जाएगा, तो आप लोग को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि भी बराबर क्या होता है, स्क्वायर रूट 2GH होता है। देखिए स्क्वायर रूट जो है ना कंप्यूटर से मेरे से नहीं लिखा गया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दिया, जबकि ये इस तरह से स्क्वायर रूट है, ठीक है, आप लोग मान लेना, ठीक है, ये इस तरह से अंडर रूट, तो ऐसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एच हमको दिया गया है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेना। और अगर देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि मेंशन किया होगा आप लोग का, लेकिन हमको मिला नहीं इस तरह से, इसलिए हम नहीं लिखे। इसको ना अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोग का गिवन दे दिया होगा क्वेश्चन में ही, क्योंकि अगर आप 9.8 से बनाने चलोगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए इसको हम 10 लेके चलते हैं। आप लोग को ऑप्शन में भी दिया होगा 10, ऑप्शन में बोल रहे हैं, क्वेश्चन में भी दिया होगा 10, ठीक है। तो हम लोग इसको 10 मान के चलेंगे। अगर 9.8 भी लेके चलिएगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, लेकिन बन जाएगा। तो भी बराबर 2GH होता है, तो अंडर रूट हम लोग भी बराबर अंडर रूट 2GH होता है। अब यहाँ पे 2G का मान हम 10 रख लेते हैं और H का मान हम लोग कितना रख लेंगे, 2 मीटर की ऊंचाई पे, तो 2 मीटर रख लेते हैं, ठीक है। इसको अंडर रूट कर देते हैं। अब इसको करो, कितना हो जाएगा, 10 दूगुनी 20, 20 दूगुनी 40, ठीक है, 40 हो गया। या फिर ऐसा करो ना, 10 को अंडर रूट में ही रहने दो और 2 को 1 2 बाहर निकाल दो। अब अंडर रूट 10 का मान होता है 3.6 समथिंग कुछ करके होता है, तो 2 गुने 3.6 करके कुछ करोगे, इस तरह से होता है, एक बार देख लेना आप लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 6.25 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6.25 आ जाएगा। या स्क्वायर रूट को आप लोग ना इस तरह से स्क्वायर रूट मानना, ठीक है, 2GH इस तरह से होगा, इसलिए हम वहाँ पे बना नहीं, तो स्क्वायर रूट हम लिख दिए, ठीक है। चलिए इसका आंसर आ जाएगा 6.26 अप्रॉक्स आ जाएगा। चलिए चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक मारता है, एक को चलती हुई बस है और जब अचानक ब्रेक मार देता है तो जो वहाँ पे व्यक्ति होता है वो आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। या पूछा गया था किसके कारण होता है, तो ये जड़त्व के कारण यानी कि इनर्शिया के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति जब रोड पे चल रहा है, तो यहाँ तो देखो ये क्या है, आदमी तो स्थिर है, लेकिन ये स्थिर है, लेकिन ये बस के साथ, अगर बस के से रिलेशन अगर इसको निकाला जाए तो बस के साथ ये गतिज ऊर्जा में। अब क्या है कि जब बस ब्रेक मार दिया तो बस तो रुक गया, अब इसके साथ ये गतिज ऊर्जा में ही था। अब आदमी अभी भी चलना चाहेगा समझ में आ रहा है, बस तो रुक गया लेकिन आदमी अभी भी चलना चाहेगा, इस कारण से ये क्या होगा, आगे की ओर झुक जाता है। ये जड़त्व के कारण होता है या फिर न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की बात किया गया। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाशीलता का मुख्य कारण क्या, और ये रिएक्टिव होता है, ठीक है, और ये जल्दी टूटता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है, याद रख लेना। सिग्मा बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड उन्हें अधिक अभिक्रियाशील बनाता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाशीलता का मुख्य कारण क्या है, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्काइन की उच्च अभिक्रियाशीलता का मुख्य कारण उनमें मौजूद पाई बॉन्ड होता है, ये कमजोर होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। और जैसे हम लोग सिंगल बॉन्ड में आते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। तो इसका आप लोग देख लेना कि आप लोग को ऑप्शन में क्या दिया था, ठीक है, कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रियाशीलता का मुख्य कारण क्या है। तो इसका हमको जहाँ तक लग रहा है या तो डबल बॉन्ड दिया होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड या फिर दोनों ही दिया होगा या फिर पाई बॉन्ड दिया होगा। तो ये देख लेना आप लोग को क्या दिया था, डबल ट्रिपल पाई या फिर तीनों ही दिया था, ऑल ऑफ एबव होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, कार्बनिक यौगिकों के दहन यानी कि कंबशन रिएक्शन से क्या उत्पन्न होता है। जब भी हम लोग कार्बनिक यौगिक को दहन करते हैं यानी कि कंबशन करते हैं तो उससे प्राप्त क्या होता है, तो उससे हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जल पानी प्राप्त होगा, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, और यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें। अब ये यहाँ पे 2 कथन दे दिया था ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे चेंज कुछ किया होगा इसका, ठीक है, बाकी ये सब सही है। मृदा सॉइल का पीएच मान 6 से लेकर के 7.5 होता है, जो कि बिल्कुल सही है। मृदा का जो मान होना चाहिए ना, थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए या फिर थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा एसिडिक भी मृदा खराब हो जाता है, ज़्यादा बेसिक भी मृदा खराब हो जाता है, यानी कि मिट्टी खराब होने लगता है, फिर उसमें फसल उगाने के लायक नहीं रहता, ठीक है। यानी कि उसमें थोड़ा सा एसिडिक होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक होना चाहिए, ठीक है। या तो आप 6 रख सकते हैं, 7.5 या 7 रख सकते हैं, 7 नहीं 7.5 8 तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मृदा सोइल का पीएच मान जो होता है ना 6 to 7.5 होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। किसान उर्वरकों का उपयोग मृदा के पीएच के हिसाब से करता है, बिल्कुल। अगर मान लीजिए मृदा बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया तो इस पर चूना डालेगा, ठीक है। अगर मृदा बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया तो फिर वहाँ पे कुछ अम्ल वाला चीज़ डालेगा, जिसके कारण उसको जो पीएच जो है ना संतुलित करने के लिए फिर उसमें से खेती किया जाएगा। तो यही सब चीज़ होता है, ये भी सही, ये भी दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण हम बता चुके हैं कि अवतल दर्पण के इधर फोकस भी यहीं पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, वस्तु भी यहीं पे रखा जाता है, ठीक है। यानी कि इधर जितना भी होगा सब में नेगेटिव में लेते हैं, तो ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, ये भी नेगेटिव में हो जाएगा, यानी कि फोकस जो होगा ना वो भी हो जाएगा -40 में और
एक वस्तु 20 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु जो होता है ना यू भी हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ठीक है, में रखा जाएगा। तो ये दोनों ही माइनस में ले लिए। अब हम लोग को पता है कि निकालना क्या, प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो सूत्र हम लोग को पता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसमें रख तो सबका वैल्यू पुट करते जाओ। देखो यहाँ पे सबका वैल्यू पुट किया गया है। तो 1/-40 बराबर 1/v, क्योंकि ये इमेज निकालना हम लोग इमेज का, और माइनस का 1/20 कर दिए। माइनस क्यों लिए हम लोग को हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1/v बराबर 1/40, और फिर यहाँ भी माइनस का यहाँ पे u होगा। हम एक स्टेप पहले लिख दिया, यहाँ पे u होगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 20, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस का दोनों मिल गया प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/20 हम कर दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग -20 कर लेना, ठीक है। 1/-20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस दोनों मिलकर यहाँ 40 हो चुका है, ठीक है। अब माइनस का मतलब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर यहाँ पे प्लस हो गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे क्या किए कि अब दो सबका एलसीएम ले लिए, तो 40 आ जाएगा एलसीएम में। अब यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पे 20 दूनी 40 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v का मान अब मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/40 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। यानी कि v का मान कितना हो जाएगा मेरे पास 40, पॉजिटिव में आएगा 40 का वैल्यू। यानी कि पॉजिटिव में अवतल दर्पण में पॉजिटिव कब बनता है, इधर बनता है, मतलब वस्तु काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और इमेज काल्पनिक होगा, सीधा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा। अब पूछ देगा कि वस्तु रखा कहाँ गया होगा, तो वस्तु रखा गया होगा पोल और फोकस के बीच में रखा गया होगा, यहाँ पे रखा गया होगा वस्तु को, ठीक है। ये सब यहाँ पे लिखा होगा, आप लोग देख लेना। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हमको अभी 29 तारीख को 32 क्वेश्चन मिला है, ठीक है। और भी मिला था जीके जीएस का, जैसे कि जीके जीएस में पूछा गया था, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे लिखना है तो। कुछ क्वेश्चन याद है कि अभी पूछा गया कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री कौन बना है, अभी जो हाल ही में साउथ अफ्रीका कौन सा ट्रॉफी जीता है, अभी तक कोई भी ट्रॉफी नहीं जीत पाया था, मेन ट्रॉफी में कौन सा ट्रॉफी जीता है, ये वाला पूछा गया था। और भी कई सा हमको याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जीके जीएस का भी क्वेश्चन लेके आए, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो हम उसको भी आप लोग को मेंशन कर देंगे, ठीक है। और आप लोग जरूर जो भी एग्जाम जिस किसी बच्चे का हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन को डालिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।